अडोल्फ हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। वह एक छोटे से गांव में पले बढ़े जहां जीवन बहुत कठिन था। उनका बचपन बहुत कठिन था। गरीबी और संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा थे। उनके पिता आलोइस कस्टम्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और बहुत सख्त थे। वह अपने बच्चों के प्रति बहुत कठोर और अनुशासन प्रिय थे। आलोइस छोटे एडोल्फ के साथ बहुत कठोर थे। वह अक्सर उन्हें डांटते और सजा देते थे, जिससे एडोल्फ के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। उनकी मां क्लारा उनको जितना प्यार दे सकती थी देती थी। क्लारा एक बहुत ही दयालु और सहनशील महिला थी, जो अपने बच्चों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। हिटलर के बचपन में उनका परिवार कई बार जगह बदल कर रहा। यह अस्थिरता उनके जीवन में एक स्थायी तत्व बन गई। स्कूल में उनको पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी और आखिरकार उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। वह अपने सहपाठियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते थे और अक्सर अकेले रहते थे। अपने छोटे भाई एडमंड की मृत्यु ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया। इस घटना ने उनके जीवन में एक गहरा शोक और दुख भर दिया। इस अस्थिरता और नुकसान के समय ने हिटलर पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। यह समय उनके मन में गहरे घाव छोड़ गया। इसने उनके मन में आक्रोश और अकेलेपन की भावना भर दी। वह अक्सर अपने आप को दुनिया से अलग थलग महसूस करते थे। आगे चलकर यही भावनाएं उनके विचारों और राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित करेंगी। उनके बचपन के अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व और भविष्य की दिशा को आकार दिया। जवान आदमी के रूप में हिटलर एक कलाकार बनने का सपना देखते थे। उनको पेंटिंग का बहुत शौक था। उन्होंने वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एप्लीकेशन भेजा, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यह अस्वीकृति हिटलर की आकांक्षाओं के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्हें वियना में गरीबी में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो मुश्किल से पोस्ट कार्ड्स बेचकर और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। इसी दौरान हिटलर के अंदर यहूदियों के प्रति नफरत ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। वियना में उस समय यहूदी विरोधी भावना बहुत ज्यादा थी। अपनी असफलताओं और समाज की समस्याओं के लिए वो यहूदियों को दोषी मानते थे। यही पूर्वाग्रह आगे चलकर उनके राजनीतिक विचारों की आधारशिला बनेगा। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था, जिसने लाखों लोगों की जान ली और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हिटलर ने जर्मनी के लिए लड़ने के लिए स्वेच्छा से सेना में भर्ती हुए। उस समय वह एक अज्ञात कलाकार थे जो अपने जीवन में दिशा खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने युद्ध को खुद को साबित करने के मौके के रूप में देखा। उनके लिए यह एक ऐसा मंच था जहां वह अपनी बहादुरी और देशभक्ति दिखा सकते थे। उन्होंने मोर्चे पर एक डिस्पैच रनर के रूप में काम किया, जो एक खतरनाक काम था। इस भूमिका में उन्हें लगातार गोलियों और बमों के बीच संदेश पहुंचाने होते थे। हिटलर को उनकी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके लिए गर्व का विषय था और उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। युद्ध में वो घायल हो गए थे और एक गैस अटैक में कुछ समय के लिए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इस अनुभव ने उनके मन में गहरे निशान छोड़े। युद्ध का हिटलर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने साथियों की मौत और युद्ध की भयावहता को करीब से देखा। जर्मनी की हार ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। यह हार उनके लिए एक व्यक्तिगत अपमान था, जिसे वह कभी नहीं भूल पाए। उनका मानना था कि जर्मनी को उसके ही लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि देश के भीतर के गद्दारों ने उनकी हार सुनिश्चित की। उनका यह विश्वास, जिसे स्टैब इन द बैक मिथ कहा जाता है, ने उनके गुस्से और नाराजगी को और बढ़ा दिया। इस मिथक ने उनके राजनीतिक विचारों को आकार दिया और उन्हें एक कट्टर राष्ट्रवादी बनाया, जो बाद में दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हुआ। युद्ध के बाद जर्मनी उथल-पुथल की स्थिति में था। देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिर था। ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसने युद्ध को समाप्त किया, ने जर्मनी पर कठोर दंड लगाए। इन दंडों में क्षेत्रीय नुकसान, निरस्त्रीकरण और भारी रेपरेशंस पेमेंट्स शामिल थे। जर्मन लोग हतोत्साहित और नाराज थे। हार और संधि से वो अपमानित महसूस कर रहे थे। इसने चरमपंथी आंदोलनों को पनपने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। लोग अपनी परेशानियों के लिए किसी को दोषी ठहराना चाहते थे। हिटलर अपनी उग्र बयानबाजी और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के वादों के साथ इस असंतोष का फायदा उठाने में सक्षम थे। Section 5, The Rise of the Nazi Party. This chapter delves into the origins and growth of one of the most infamous political movements in history.
1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए। उस समय यह पार्टी एक मामूली राजनीतिक समूह थी। यह एक छोटा फ्रिंज ग्रुप था जो उनके एक्सट्रीम नेशनलिस्ट और यहूदी विरोधी विचारों को साझा करता था। इस पार्टी के विचारों ने हिटलर को आकर्षित किया। हिटलर बहुत जल्दी पार्टी में आगे बढ़े और 1921 में पार्टी के नेता बन गए। उनकी करिश्माई नेतृत्व शैली ने उन्हें पार्टी के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। उन्होंने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नात्सी पार्टी रख दिया। यह नाम उनके विचारधारा को बेहतर तरीके से दर्शाता था। नात्सी पार्टी ने जर्मनी को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने का वादा किया। उन्होंने एक मजबूत और एकीकृत जर्मनी का सपना दिखाया। उन्होंने लोगों के डर और पूर्वाग्रहों को हवा दी। उनके भाषणों में अक्सर जर्मनी की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का जिक्र होता था। उन्होंने जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों, कम्युनिस्टों और अन्य समूहों को दोषी ठहराया। यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए उन्होंने व्यापक प्रचार किया। उनका संदेश बहुत से जर्मन लोगों के दिलों में उतर गया जो बदलाव के लिए बेताब थे। नाजी पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और उन्होंने जर्मनी की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। सेक्शन 6 अ नेशन ट्रांसफॉर्म। 1920 के दशक में नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। उन्होंने अपना संदेश फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा और डराने धमकाने का तरीका अपनाया। हिटलर के शक्तिशाली भाषणों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने एक नए जर्मनी के निर्माण का वादा किया जो कमजोरी और विभाजन से मुक्त होगा। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। उन्होंने बहुत जल्दी अपनी पावर को मजबूत कर लिया और जर्मनी को एक टोटलिटेरियन स्टेट में बदल डाला। नाज़ीज़ ने अन्य सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने मीडिया, शिक्षा प्रणाली और जर्मन जीवन के सभी पहलुओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। विरोध को बेरहमी से कुचल दिया गया। सेक्शन 7 द शैडो ऑफ हेट। नाजी शासन के सबसे भयावह पहलुओं में से एक था यहूदियों का उत्पीड़न। हिटलर का यहूदी विरोधी रवैया उनकी विचारधारा का मूल था। उनका मानना था कि यहूदी जर्मन नस्ल की शुद्धता के लिए खतरा हैं। नाज़ीज़ ने यहूदियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानूनों की एक श्रृंखला लागू की। उनकी नागरिकता, उनके व्यवसाय और उनकी संपत्ति छीन ली गई। उन्हें हिंसा और आतंक का शिकार बनाया गया। लाखों यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया, जहां उन्हें गैस चेंबर्स में मार डाला गया या काम करके मार डाला गया। सेक्शन 8 द वर्ल्ड एट वॉर अगेन। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। उनका मानना था कि जर्मनी को पूर्व में रहने की जगह चाहिए। वो दूसरे देशों को जीतकर एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। यह युद्ध 6 साल तक चला। लाखों लोग मारे गए। नाज़ीज़ ने अनगिनत अत्याचार किए। उन्होंने यहूदियों को निशाना बनाया, लेकिन साथ ही उन्होंने उन अन्य समूहों को भी निशाना बनाया जिन्हें वे अवांछनीय मानते थे, जैसे कि रोमा, समलैंगिक और विकलांग लोग। युद्ध ने यूरोप को तबाह कर दिया और मानवता पर एक अमिट छाप छोड़ दी। सेक्शन 9 द वॉल्स क्लोजिंग। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जर्मनी का भाग्य बदल गया। नाज़ीज़ के खिलाफ हवा चलने लगी। 1944 में अलाइड सेना नॉर्मैंडी में उतरी और पश्चिमी मोर्चा खोल दिया। सोवियत सेना पूर्व से आगे बढ़ी। 1945 की शुरुआत तक यह स्पष्ट हो गया था कि जर्मनी युद्ध हार रहा है। बर्लिन की घेराबंदी कर दी गई थी। हिटलर के करीबी लोग उनका साथ छोड़ने लगे। उन्होंने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस विश्वास पर अड़े रहे कि जर्मनी अभी भी जीत हासिल कर सकता है। सेक्शन 10 अ डार्क लेगेसी। 30 अप्रैल 1945 को जब सोवियत सेना बर्लिन में उनके बंकर के करीब पहुंच गई तो एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने पकड़े जाने के बजाय अपनी जान दे दी। आतंक का उनका शासन समाप्त हो गया था। हिटलर की विरासत मौत और विनाश की है। वो लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थे। नफरत और असहिष्णुता की उनकी विचारधारा ने दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। हॉलोकॉस्ट, 60 लाख यहूदियों की व्यवस्थित हत्या, उनके शासन की भयावहता की एक बड़ी याद दिलाता है। दुनिया को नाज़ी युग के सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें सभी प्रकार की घृणा और भेदभाव के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए।